शो। यस सर, वेलकम टू दी अनदर चार्ट रिवीजन। चार्ट रिवीजन आपको सिर्फ हेल्प ही नहीं करता टॉपिक को जल्दी से कंप्लीट करने में, बट डिटेल्ड भी बताता है कहाँ कहाँ अमेंडमेंट हुए हैं, कहाँ कहाँ अमेंडमेंट नहीं हुए हैं। आज एक ऐसे टॉपिक को करने जा रहे हैं जो हर अटेम्प्ट में आता ही आता है। बेसिक रूल है, आएगा मतलब आएगा। यस, डीटीडब्ल्यू एक टॉपिक है। सीए फाइनल, सीएमए फाइनल के अंदर में मैंडेटरीली एक क्वेश्चन डीटीडब्ल्यू पे होता ही है। यस और नो, राइट। सो इंटरनेशनल टैक्स की अगर बात करो, एनआर टैक्सेशन से टॉपिक आता है, ट्रांसफर प्राइसिंग से आता ही आता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से आता ही आता है। ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। इसमें सीधी बात अगर नो बकवास करा जाए तो यूनिलैटरल के ऊपर के क्वेश्चन करके चल जाना, यूनिलैटरल के क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैंडेटरीली आते हैं। क्लियर है मालिक? तो चलिए डीटीडब्ल्यू को शुरुआत करते हैं एंड फटाफट खत्म भी करते हैं। छोटा सा चार्ट है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स गो। यस, सबसे पहली चीज आके डीटीडब्ल्यू होता क्या है। देखिए, डीटीडब्ल्यू का मतलब होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। दो कंट्री मिलकर के अग्रीमेंट करते हैं कि भैया डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए किसी भी टैक्स पेयर के ऊपर। यस और नो। अब डबल टैक्सेशन क्यों अराइज होता है? देखिए, टैक्सेशन को लगाने के दो बेसिक रूल होते हैं, एक होता है सोर्स रूल और एक होता है रेसिडेंस रूल। सोर्स रूल क्या होता है? जहां से आपने इनकम कमाई है वो कंट्री टैक्स लेगी। रेसिडेंस रूल होता है जिस कंट्री के आप रेसिडेंट है वो कंट्री टैक्स लेगी। पर डबल टैक्सेशन तब अराइज हो जाता है जब आप सोर्स रूल पे भी टैक्स पे कर रहे हो और रेसिडेंट रूल पे भी टैक्स पे कर रहे हो। आसानी से समझने के लिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं कोई इनकम चाइना से कमा के लेके आ रहा हूं। चाइना कहता है कि आपको इस इनकम के ऊपर वहां टैक्स देना है, पर इंडिया कह देता है कि आपने जो इनकम चाइना से कमाई उसके ऊपर आपको टैक्स यहां भी देना है। और अगर मुझे चाइना में पे किया का क्रेडिट यहां मिल जाए तब तो मैंने एक बार टैक्स भरा, पर अगर चाइना में पे किया हुआ टैक्स मुझे यहां क्रेडिट नहीं मिलता है तो ये हो जाती है मेरी डबल टैक्सेशन। जब एक ही व्यक्ति एक ही इनकम पे दो बार टैक्स भरे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स रूल एज वेल एज रेसिडेंस रूल, हम इसे कहते हैं डबल टैक्सेशन। क्लियर है? और उसी के रिलीफ के बारे में ये पूरा चैप्टर है। So if a taxpayer is resident in one country but has a source of income in country situated in another country, his income can be subject to tax based on two rules. First is source rule, second is residence rule. Okay. Double taxation means taxation of same income of a person in more than one country, that is both Income Tax Act एंड दी अदर कंट्री। अब इसको रिलीफ देने के लिए दो तरीके के रिलीफ होते हैं। एक होता है बायलैटरल रिलीफ। बायलैटरल का मतलब क्या है? दोनों कंट्री मिला के बैठ के कुछ डिस्कशन करते हैं और दोनों कंट्री किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं। दोनों कंट्री किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं और कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद वो डीटीडब्ल्यू रिलीफ देते हैं। तो जब भी दो कंट्री के बीच में कोई डीटीडब्ल्यू एग्जिस्ट करता है, कोई ऐसी एग्रीमेंट बनती है, इसके तहत मिलने वाले रिलीफ को हम कहते हैं बायलैटरल रिलीफ। फॉर एग्जांपल, इंडिया इजराइल बहुत अच्छे दोस्त है। यस, इनके बीच में एक अग्रीमेंट बनता है, हम इसे कहेंगे डीटीडब्ल्यू एग्जिस्ट, और यहां पे कौन सा रिलीफ मिलेगा? बायलैटरल रिलीफ। तो अग्रीमेंट क्लियर कट लिख करके देता है कि भैया रिलीफ किस तरीके का दिया जाएगा, कौन कौन सी इनकम पे दिया जाएगा, किस परसेंटेज पे टैक्स लगाए जाएंगे, दोनों कंट्री टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब आता है कहां पे? बायलैटरल रिलीफ के अंदर में। दूसरा, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनल लेवल्स पे, वो होता है यूनिलैटरल रिलीफ। ये तब होता है जहां हमारा किसी कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, पर हमारा देश का व्यक्ति अगर वहां से कोई इनकम कमा करके लेके आया है तो हम उसे यहां रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए इंडिया और नॉर्थ कोरिया कोई क्या नहीं है, डीटीडब्ल्यू नहीं है, पर मान के चलिए हमारे यहाँ के सबसे फेमस एक्टर शाहरुख खान नॉर्थ कोरिया में किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करके वहां से इनकम कमा के लेके आते हैं। अब बेसिकली हमारे यहाँ का एक व्यक्ति नॉर्थ कोरिया से इनकम कमा करके लेके आ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनको रिलीफ प्रोवाइड कर देना। तो जहां किसी कंट्री के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है फिर भी हम रिलीफ प्रोवाइड करें, इसे हम कहते हैं यूनिलैटरल रिलीफ। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिलैटरल रिलीफ। तो बायलैटरल रिलीफ 90 एंड 90A के अंदर में कवर होता है, वेराज यूनिलैटरल रिलीफ 91 के अंदर में कवर होता है। क्लियर है मालिक? और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम यूनिलैटरल रिलीफ के ही आते हैं, बायलैटरल रिलीफ के नहीं। चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सेक्शन नंबर 90। अब ये सेक्शन नंबर 90 क्या है? बेसिकली एक पावर सेक्शन है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो किसी भी दूसरे कंट्री के साथ क्या कर सकते हैं? अग्रीमेंट बना सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डीटी, दैट इज डायरेक्ट डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। तो ऐसा कोई पावर देना बहुत जरूरी था। ये सेक्शन क्या देता है? पावर देता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, किसको पावर दे दिया भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया
क्या दे दिया, अग्रीमेंट एंटर करिए। क्यों, फॉर ग्रांटिंग डीटीडब्ल्यू रिलीफ। तो आप किसी दूसरी कंट्री या टेरिटरी के साथ क्या कीजिए, अग्रीमेंट कीजिए जिससे रिलीफ प्रोवाइड किया जाए विदाउट क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन टैक्सेशन और रिड्यूस टैक्सेशन। जब आप ये अग्रीमेंट बनाएंगे तो आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करना जहां पे टैक्स ही ना लगे या फिर टैक्स रिड्यूस रेट पे लगे। इट शुड बी फेयर एंड लेजिटिमेट, है ना। नेक्स्ट, फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। द सेकंड ऑब्जेक्टिव ये करने का, जो अग्रीमेंट करने का होता है, वो एक दूसरे के साथ टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का होता है, सो दैट यहां से कोई टैक्स इवेड करके वहां गया है, सो द अदर कंट्री विल हेल्प अस, एंड वहां से कोई टैक्स इवेड करके यहां आया है, वी विल हेल्प देम। Yes, the provision of DTAA shall apply only if they are more beneficial to that assessee। अब मान के चलिए DTAA के अंदर में कोई रेट लिखा है, एज वेल एज इनकम टैक्स में भी कोई रेट लिखा है, तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए इंडिया में रॉयल्टी के ऊपर टैक्स लगता है 20%, वेराज DTAA बोलता है कि चलो 10% लगाएंगे हम, है ना, फ्रेंडली बिहेवियर में हम 10% लगाएंगे। तो 20% से टैक्स लगेगा या 10%। अब इसी प्रोविजन के तहत आपको बताया जाता है कि विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू असेसी, मतलब 10% का टैक्स रेट लगेगा विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू असेसी के क्लॉज में। यस और नो। अच्छा, अब अगर किसी ने ये अग्रीमेंट बनाया लेकिन इस अग्रीमेंट का मिसयूज किया या अब्यूज किया, तो इसके लिए एक और प्रोविजन ला करके रखी है सरकार ने, वो है गार प्रोविजंस। सो मान के चलिए जनरली एक रूल होता है कि भैया अगर इंडिया इजराइल के बीच में कोई ट्रिटी है, राइट, सो जो भी इस ट्रिटी का बेनिफिट लेगा या तो वो पर्सन ऑफ इंडिया होना चाहिए या तो वो पर्सन ऑफ इजराइल होना चाहिए, थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए, राइट। अब मान के चलिए पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने इंडियन सिटीजन अपने आप को बता करके इजराइल के साथ क्या करने की कोशिश की, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। कल चल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आ जाता है कि भैया इसने तो ट्रिटी को अब्यूज किया या ट्रिटी को मिसयूज किया। ऐसे केस में क्या किया जा सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर्सन के अगेंस्ट में गार प्रोविजन इन्वोक कर सकता है, जिसे हम कहते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रेगुलेशन। सो गार प्रोविजन शैल अप्लाई इवन इफ इट इज नॉट बेनिफिशियल टू हिम। अब जब वो गार अप्लाई करते रहेगा, ये एसएससी के लिए बेनिफिशियल तो है नहीं, बट स्टिल गार प्रोविजन क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। हम गार के ऊपर भी चार्टर विजन लेकर के आ रहे हैं, तो गार के अंदर में कवर हो जाएगा। ओके, एक बात याद रखिए, अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट को क्या करना है, रिलीफ क्लेम करना है डबल टैक्सेशन का, आई मीन जो टैक्स उसने फॉरेन में पे किया है उसका क्रेडिट अगर उसको इंडिया में चाहिए, तो ही नीड्स टू ब्रिंग अ सर्टिफिकेट, और इस सर्टिफिकेट को कहा जाता है टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, जो उसको वहां के टैक्स ऑफिशियल इशू करेंगे। सो एनआर शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी रिलीफ अनलेस टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट हैज बीन अलॉटेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। यस और नो। ओके, अब एक और चीज बोली गई है जिसको इंस्टीट्यूट इसके पहले भी एक बार पूछ चुका है। देखिए जनरली ऐसा होता है, किसी भी कंट्री में अगर कोई फॉरेन कंपनी आके ऑपरेट कर रही है तो डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट कम होते हैं और फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट ज्यादा होते हैं। यस और नो, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि फिर डोमेस्टिक मार्केट हर्ट होता है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि जब वो डोमेस्टिक मार्केट क्या किया जाता है, हर्ट हो जाता है, तो फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट हायर रखे जाते हैं। अब डीटीडब्ल्यूए प्रोविजन क्या कहता था कि आप एक्ट और डीटीडब्ल्यूए विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, आप वो बताइए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे विच एवर इज मोर बेनिफिशियल के हिसाब से तो डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट कम है, तो क्या फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट ज्यादा होना, क्या ये नॉन बेनिफिशियल माना जाएगा। लॉ में अमेंड किया गया और कहा गया जस्ट बिकॉज फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स से हायर है, इसका मतलब वो उसे नॉन बेनिफिशियल ट्रीट नहीं किया जाएगा, एंड उस केस में फॉरेन कंपनी को वही हायर रेट ही पे करना होगा। सो टैक्स रेट ऑफ फॉरेन कंपनी इज हायर देन ऑफ डोमेस्टिक कंपनी इन इंडिया, इट शैल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी, इसे लेस फेवरेबल नहीं माना जाएगा। चलो कम ऑन, सेक्शन 90 को वापस रिपीट करते हैं। थ्योरी क्वेश्चन है और ये थ्योरी क्वेश्चन आता है, थ्योरी भी आता है इस टॉपिक पे। तो सेक्शन 90 कहता है कि भैया डीटीडब्ल्यू क्यों किया जा सकता है। सो पॉइंट नंबर 1, डीटीडब्ल्यू क्यों किया जा सकता है, रिलीफ ग्रांट करने के लिए किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए किया जा सकता है। यस, डीटीडब्ल्यू और एक्ट की प्रोविजन विच एवर आर मोर बेनिफिशियल टू एसएससी, वो क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। अगर ट्रिटी को अब्यूज या मिसयूज किया तो गार के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। अगर ट्रिटी का बेनिफिट लेना है, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ऑब्टेन होना चाहिए, एंड फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट अगर इंडियन कंपनी से ज्यादा हुआ तो वो लेस बेनिफिशियल नहीं माना जाएगा। क्लियर है मालिक, चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आता है बायलैटरल रिलीफ कैसे निकालेंगे। देखिए बायलैटरल रिलीफ निकालने के क्वेश्चंस आपको आते ही नहीं है, ये सुनो। और बायलैटरल रिलीफ कैसे निकलेगा, ये जनरली कहां दिया हुआ होता है, ऑलरेडी डीटीडब्ल्यू में कंप्यूटेशन मैकेनिज्म होता है। तो जो भी मैकेनिज्म दिया है एज पर द ट्रिटी, आपको बस वो माइनस कर देना है, काम खत्म। अब आते हैं सेक्शन 90A, अडॉप्शन ऑफ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। अब देखिए ये भी एक पावर है जो गवर्नमेंट को दिया हुआ है। क्या होता है, कई बार कंट्री के दो स्पेसिफाइड एसोसिएशंस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट करते हैं। लेट्स से डिफेंस मिनिस्ट्री
वहां के किसी मिनिस्ट्री के साथ कोई अग्रीमेंट करेगी, या यहाँ का कोई कॉरपोरेशन वहां के किसी कॉरपोरेशन के साथ एंटर करेगा। अब ये कॉरपोरेशन को क्या किया जाता है, बाद में स्पेसिफाइड अग्रीमेंट बोल करके अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो मान के चलिए इंडिया के किसी कॉरपोरेशन ने फॉरेन के किसी एंटिटी के साथ क्या किया है, कोई एसोसिएशन किया है, इनके बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ है। इस अग्रीमेंट को भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है स्पेसिफाइड अग्रीमेंट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। सो एनी स्पेसिफाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया may enter into DTAA with any specified association of foreign country and government may implement such an agreement after notification in the official gazette। तो बाद में गवर्नमेंट इसे क्या कर सकती है, रिकॉग्नाइज कर सकती है। ऑब्जेक्टिव 4, पहला रिलीफ ग्रांट करना, दूसरा अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, तीसरा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड चौथा रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। तो 4 रीजंस की वजह से अग्रीमेंट्स बन सकते हैं। कम ऑन, ये 4 रीजन रट लेना। पहला DTAA या ऐसा कोई भी स्पेसिफाइड अग्रीमेंट 4 ही चीजों के लिए बनता है। पहला ग्रांटिंग द रिलीफ, दूसरा अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, तीसरा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, चौथा रिकवरी ऑफ टैक्स। कम ऑन, वंस अगेन, पहला ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ, दूसरा अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, तीसरा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, चौथा रिकवरी ऑफ टैक्स। कम ऑन, वन मोर टाइम, ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ, अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। DTAA सेक्शन 90 या 90A इसी के लिए एंटर किया जा सकते हैं। चेक करो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कंट्री विथ विच नो अग्रीमेंट एग्जिस्ट। मान लीजिए अगर कोई कंट्री है जिसके साथ हमारा कोई अग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या उस केस में भी रिलीफ आना चाहिए? आंसर इज यस। सेक्शन 91 टॉक्स अबाउट यूनिलैटरल रिलीफ। कौन से रिलीफ की बात करता है? यूनिलैटरल रिलीफ। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन यही आते हैं, ध्यान से सुनना। ओके, सो अगर मान के चलिए हमारा किसी फॉरेन कंट्री के साथ अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसे केस में हमारा अगर वो रेसिडेंट है, हमारा अगर वो कौन है, रेसिडेंट है, तो हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? रिलीफ प्रोवाइड करते हैं इंडियन इनकम टैक्स में से। सो बेसिकली अंडरस्टैंड कीजिए, अगर वो हमारा रेसिडेंट है तो लॉजिकली ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाता है। यस और नो, क्या हो जाता है? ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाता है। अब आपने तो फॉरेन इनकम जो कमाई है उस पर टैक्स इंडिया में देना है, लेकिन आप फॉरेन में भी टैक्स दे के आए होंगे। यस और नो? तो ऐसे केस में रिलीफ उसको कैसे मिलता है? रिलीफ उसको मिलता है एट इंडियन रेट और फॉरेन रेट विच एवर इज लोअर के हिसाब से। सो इंडियन रेट एंड फॉरेन रेट, इस बेसिस पे विच एवर इज लोअर के बेसिस पे उसे क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है। और अगर इंडियन रेट है लोअर तो फिर इक्वल टू द इंडियन रेट उसको क्या मिल जाएगा? बेनिफिट मिल जाएगा। अब इंडियन रेट मतलब क्या होता है? बेसिकली एवरेज टैक्स, टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100। व्हाट इज फॉरेन रेट? फॉरेन टैक्स डिवाइडेड बाय फॉरेन इनकम इनटू 100। इंडियन रेट, फॉरेन रेट, बेसिकली एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन। ओके सर, यूनिलैटरल रिलीफ कैसे कंप्यूट किया जाता है? यहां पे बायलैटरल वर्ड गलत है, यहां पे वर्ड होना चाहिए यूनिलैटरल। यूनिलैटरल रिलीफ किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है? राइट, यूनिलैटरल रिलीफ किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है? देखिए, सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स है, आप भी प्रॉब्लम के अंदर में स्टेप्स को देखिएगा। सबसे पहले आप टोटल इनकम निकालिए। क्या निकालेंगे आप? टोटल इनकम, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम माइनस डिडक्शन। तो जो भी एलिजिबल डिडक्शन होंगे, इफ एनी, आप वो डिडक्शन माइनस कीजिए और टोटल इनकम निकालिए। इस टोटल इनकम पे आपको टैक्स पेबल निकालना है, इंक्लूडिंग सरचार्ज, सेस, इफ एनी, ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम, जो भी प्रॉब्लम में दिया होगा। तो सबसे पहले आप अपनी टोटल इनकम निकालेंगे, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, इसमें से जैसे जो डिडक्शन माइनस करना है वो माइनस करेंगे, टोटल इनकम निकालेंगे। टोटल इनकम पे आप टैक्स निकालेंगे डिपेंडिंग अपॉन द ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम एंड एसएससी। इसके बाद में आप क्या निकालेंगे? एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया। अब क्योंकि टैक्स निकल चुका है, टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, तो आपको मिल जाएगा इंडियन रेट। ठीक उसी तरीके से आप निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन, फॉरेन टैक्स डिवाइडेड बाय फॉरेन इनकम इनटू 100, तो आपको इंडियन रेट भी मिल गया, आपको फॉरेन रेट भी मिल गया। इसके बाद क्या होना चाहिए? आपको इंडियन रेट और फॉरेन रेट को कंपेयर करना है, राइट, और उसमें का लोअर सिलेक्ट करना है। कम ऑन, स्टेप नंबर 1, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम माइनस डिडक्शन, हम क्या निकालेंगे? टोटल इनकम। टोटल इनकम के बेसिस पे जो टैक्स लगता है ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम के हिसाब से वो निकालेंगे। स्टेप 3, टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया निकलेगा। फिर एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन, विच एवर इज लोअर, इनटू फॉरेन इनकम, ये आपका एक्चुअल रिलीफ होगा। सो फॉरेन इनकम इनटू लोअर रेट एज गिवन इन स्टेप नंबर 5, फॉरेन इनकम इनटू द रेट विच इज गिवन इन स्टेप नंबर 5, वो लेंगे एंड आप अपना फाइनल नेट टैक्स पेबल निकालेंगे, जो भी आपका टैक्स स्टेप 2 में आया था, माइनस रिलीफ आपका क्या बनेगा बेटा? फाइनल टैक्स पेबल। सो कम ऑन, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम,
बराबर है। ग्रॉस टोटल इनकम में से एलिजिबल डिडक्शन टोटल इनकम पे क्या निकालेंगे, टैक्स डिपेंडिंग अपॉन ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम। स्टेप 3 टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, ये आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया बना। स्टेप 4 आपका फॉरेन टैक्स डिवाइडेड बाय फॉरेन इनकम, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन बना। इंडियन रेट फॉरेन रेट को कंपेयर करेंगे विच एवर इज लोअर इनटू फॉरेन इनकम, इतना आपका रेट बनेगा। मान लीजिए इंडियन टैक्स रेट आया आपका 20%, फॉरेन टैक्स रेट आया आपका 10%, तो आपको क्या लेना है, फॉरेन इनकम इंटू 10%, इतना आपका रिलीफ है। रिलीफ काय में से माइनस करेंगे, टैक्स पेबल में से रिलीफ माइनस करेंगे। तो स्टेप 2 माइनस स्टेप 6 आपका फाइनल टैक्स पेबल निकलेगा आफ्टर द रिलीफ। सारे क्वेश्चन यूनिलैटरल रिलीफ पे ही बेस्ड होते हैं, चेक करिए। डन, ओके। अब एक और चीज बताता हूं जिसके ऊपर रिसेंटली लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो जनवरी 26 इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि अगर मल्टीपल कंट्री में हमने फॉरेन इनकम कमाई है और किसी के भी साथ अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। हमने हमारे एमआरपी में इसके ऊपर क्वेश्चन रखा हुआ है, ऐसे 2 क्वेश्चन हमने एमआरपी में रखे हुए हैं। सिमिलर क्वेश्चन जैन 26 के अंदर में भी आया था। लॉ कहता है अगर आपने मल्टीपल कंट्री इनकम कमाई है, अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको सेपरेट कंट्री वाइज ये निकालना होगा। सो रिलीफ अंडर 91 इज टू बी कैलकुलेटेड कंट्री वाइज एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इनकम ऑफ ऑल कंट्रीज। तो आपको सेपरेट कंट्री वाइज ही क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए, चेक करिए। चलिए, एक और चीज होती है कि अगर कभी इनकम टैक्स और डीटीडब्ल्यूए जो अग्रीमेंट आपने बनाया है दोनों एक दूसरे के अपोज में हो जाए तो आई मीन टू से अगर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हो तो क्या प्रिवेल करेगा, एक्ट प्रिवेल करेगा या डीटीडब्ल्यू प्रिवेल करेगा। तो देखो दोस्त, लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि अगर डीटीडब्ल्यू में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है तो पहले डीटीडब्ल्यू की प्रोविजन प्रिवेल करेगी। A specific provision of DTAA will prevail over the general provisions of income tax, right? सर मान के चलिए किसी चीज का मीनिंग नहीं दिया है, कैसे निकालेंगे, आप ऊपर आइए। अगर कोई चीज डिफाइंड नहीं है, कोई टर्म डिफाइंड नहीं है, तो सबसे पहले उस टर्म को क्या किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा, नोटिफिकेशन के हिसाब से उसे यूज कीजिए। और अगर वो चीज फिर भी डिफाइंड नहीं है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उसे डिफाइन करे। पर हाँ, डीटीडब्ल्यू मोर बेनिफिशियल माना गया है, तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन अगर डीटीडब्ल्यू की दी है तो आपको पहले वो प्रोविजन अप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो फिर इनकम टैक्स एक्ट ही क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। चेक कर लो। अब आते हैं बेटा कहां, पीई के ऊपर, परमानेंट स्टैब्लिशमेंट के ऊपर। जब आप मॉड्यूल ओपन करके देखेंगे तो डीटीडब्ल्यू के एंड में आपको परमानेंट स्टैब्लिशमेंट पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल टैक्स का एक लॉ है, कोई भी कंट्री किसी कंपनी से टैक्स तभी ले सकती है जब उस फॉरेन कंपनी का पीई उस कंट्री में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, टेस्ला से इंडिया तभी टैक्स ले सकता है जब टेस्ला का कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में एग्जिस्ट करता हो। वैसे मैं आपको बता दूं, इंडियन टैक्स लॉ के अंदर में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वर्ड नहीं है, बिजनेस कनेक्शन वर्ड है जो सेक्शन 9 में डील होता है। पर वर्ल्ड वाइड परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कवर किया जाता है। हमारे बिजनेस कनेक्शन के डेफिनेशन में पीई ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है। पर आखिर पीई कहां किसको जाता है, यस और नो। आर्टिकल 5 किसी भी डीटीडब्ल्यू का ये बताता है कि पीई क्या होता है। सो द परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जनरली इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 5 ऑफ द डीटीडब्ल्यू विच इंक्लूड अ प्लेस ऑफ मैनेजमेंट। तो या तो टेस्ला का कोई प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए, या तो ब्रांच ऑफिस या फैक्ट्री इंडिया में होना चाहिए, या तो कोई वर्कशॉप या सेल्स आउटलेट इंडिया के अंदर में होना चाहिए, या तो कोई वेयर हाउस होना चाहिए जहां पे वो सारा स्टोरेज कर रहे हो, या तो कोई फार्म, प्लांटेशन या अदर प्लेस जहां एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांट या रिलेटेड एक्टिविटी कैरी आउट की जा रही हो, या तो कोई माइन, ऑयल, गैस या क्वेरी होनी चाहिए। तो उनका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हम कहां मानते हैं, इंडिया के अंदर में मानते हैं। पीई बेसिकली कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, और ये फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस के चक्कर में ही हम लोगों ने इंडिया में बिजनेस कनेक्शन वर्ड को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। क्योंकि बिजनेस कनेक्शन हमें ये पावर देता है कि सिर्फ फिक्स प्लेस के बेसिस पे ही टैक्स ना हो, वर्चुअल पीई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी रहे तो हम टैक्स कर पाए। सो बिजनेस कनेक्शन इज अ मोर वाइड वर्ड देन अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। यस और नो मालिक? ओके, चलिए। PE in India versus business connection. If foreign company has only business connection in India, business connection explained in 9(1) के अंदर में business connection in India can never be assumed to have permanent establishment in India. If assessee is not covered by the definition of PE contained in DTAA, the income will not be liable to tax in India. तो देखिए, सिर्फ business connection होने से भी काम नहीं चलेगा, उसका
डीटीडब्ल्यू के हिसाब से क्या होना जरूरी है, पीईबी होना जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग टैक्स इन इंडिया। तो हमें अगर किसी फॉरेन कंपनी से टैक्स लेना है तो हमें उसका पीई एज वेल एज बिजनेस कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। कहां? इंडिया के अंदर में। यस। अब लास्ट आते हैं टैक्सेशन ऑफ बीपीओ के ऊपर। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब देखिए बीपीओ की सर्विसेज, बहुत सारे फॉरेन कंपनीज के बीपीओ कहां ऑपरेट कर रहे हैं बेटा? इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। तो बीपीओ जो है इसका टैक्सेशन किस तरीके से होगा? इसके लिए सर्कुलर नंबर 5 2004 लाया था। क्या लाया था? सर्कुलर नंबर 5 2004 लाया था, जो कहता था कि सर अगर बीपीओ जो ऑपरेट कर रहे हैं उस आईटी बेस्ड अनेबल सर्विसेज का बिजनेस कनेक्शन इंडिया के अंदर में नहीं है, राइट? बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं है, ना ही पीई इंडिया में है, देयर इज नो बिजनेस कनेक्शन एंड एनआर एंड रेसिडेंट हैज नो पीई टू एनआर, तो एनआर इज नॉट लायबल टू टैक्स इन इंडिया। यही अगर एनआर का बिजनेस कनेक्शन प्लस पीई है तो ऐसे केस में resident entity will be treated as permanent establishment. In this case BPO will be liable to tax in India. So BPO का taxation इंडिया में तभी हो सकता है जब बिजनेस कनेक्शन हो as well as रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बीच में पी स्टैब्लिश हो रहा हो। यस और नो, राइट? तो उनका टैक्सेशन इंडिया के अंदर में हो जाएगा। तो हाँ जी सर, ये है था क्विक रिवीजन, क्विक चार्ट रिवीजन डीटीडब्ल्यूए का। उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा। बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको वो बता देता हूँ। घर पे जाना, यूनिलैटरल वाले जितने क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन विद डिडक्शन के सॉल्व करना, एक न्यू स्कीम के साथ सॉल्व करना, एक मल्टीपल कंट्री वाला क्वेश्चन है अपने एमआरपी बुक के अंदर में, वो सॉल्व कर लेना, आपका काम हो जाएगा। यस और नो, हर अटेम्प्ट में डीटीडब्ल्यूए आता ही आता है, मिस करने की गलती मत करना। और थ्योरी की बात अगर मैं करूं तो सेक्शन 90 को अच्छे से पढ़ के जाना, आपका काम हो जाएगा। हाल फिलहाल में मैं आपको बताऊं डीटीडब्ल्यू में तो क्वेश्चन आ ही रहा है, गार के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है। वेट कीजिए, गार के लिए भी हम लोग सेपरेट रिवीजन लेकर के आ रहे हैं, वो अच्छे से चेक कर लीजिएगा। बाय बोलो बच्चों एंड टेक केयर।